मूल कंसेप्ट के पहले लेक्चर में हम लोगों ने एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बातचीत किया था और एएमयू स्केल के बारे में बात किया था कि चूंकि हम लोग जान रहे हैं अब कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स काफ़ी छोटे होते हैं, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताने के लिए जब हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर जाएंगे तो आपको एक नया यूनिट उसके रिस्पेक्ट में बनाना पड़ता है। और हम लोगों ने हाइड्रोजन को सबसे छोटा होने के कारण हाइड्रोजन को पहले 1 एमयू का मास दे दिया था, और हाइड्रोजन के साथ कुछ दिक्कत थी, जिस दिक्कत के कारण हम लोगों ने हाइड्रोजन को हटा करके कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना है। तो आज के दिन जो एमयू स्केल है उसमें C12 स्टैंडर्ड है। कार्बन 12 का मतलब होता है कि ऐसा कार्बन जिसमें 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन ही है। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में है, और इसकी संख्या को देखते हुए एक C12 का मास 12.000 AMU, या जिसे हमने बाद में U लिखा है, U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। तो उस यूनिफाइड मास के तरह हम इसको 12.00 AMU का मास ये दे दिए। ये हमारा रिफरेंस एटम हो गया, और इसी रिफरेंस एटम के कंपैरेटिवली हम लोग दूसरे एटम का या मॉलिक्यूल का मास लिखते हैं। जैसे उस दिन हमने बताया था कि हाइड्रोजन का मास यदि 1.008 AMU या U है, अभी आप AMU से ज्यादा फेमिलियर होंगे इसलिए मैं AMU लिख रहा हूं, लेकिन आपको सही से अब आप एनसीईआरटी में पढ़ के देखेंगे तो U लिखाता है, U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का एक एटम कार्बन 12 के 12वें भाग से 1.008 टाइम्स हेवियर है। अब कार्बन 12 का 12वां भाग कितना हुआ? तो इसको हम लोग 12 से डिवाइड किए तो ये 1.000 U हुआ। हम यहाँ पे 3 दशमलव के बाद 3 अंक लिख रहे हैं जीरो के, और इसके बारे में भी हमने पिछले क्लास में बात किया था फर्स्ट लेक्चर में कि सिग्निफिकेंट फिगर का ये टॉपिक है, और एनसीईआरटी के पहले दूसरे पेज में तीसरे पेजेस में आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम अंकों को कैसे लिखेंगे, एडिशन के बाद अंक को कैसे लिखेंगे, और दशमलव के साथ हम यदि बड़ा अंक या कोई छोटा अंक लिखते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, यह भी उसमें इलस्ट्रेटेड है। तो उसकी चर्चा हम लोग टाइम टू टाइम करेंगे। अब जैसे हाइड्रोजन का हमने बताया, अब मान लीजिए सिल्वर है। सिल्वर का मास 107.85 AMU या U है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वन एटम ऑफ सिल्वर इज 107.85 टाइम्स heavier than 1/12 of the mass of one atom of C12। और C12 कार्बन का एक आइसोटोप है। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, इसकी चर्चा हम लोगों ने की है, C12, C13 और C14। ये कार्बन के 3 आइसोटोप हैं। हम मॉलिक्यूल्स का वेट भी इसी AMU स्केल में या यूनिफाइड स्केल में लिख सकते हैं। जैसे मैं कुछ मॉलिक्यूल्स को लिखता हूं और आप उसका वेट लिखिए। जैसे हमने सिंपली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिखा, वाटर है, ग्लूकोज है, कुछ और भी, सोडियम सल्फेट है, Na2SO4, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स का हम मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? तो कार्बन का वेट यहाँ पे 12, ऑक्सीजन 2 है तो 16 गुना 2 32, और ये जोड़ करके आपको 44 U का मास हुआ। H2O इसी तरह से 2 और 16 18 U का मास हुआ। कार्बन का 12 गुना 6 1 गुना 12 जोड़ 6 गुना 16, ये हम लोग 12
इसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 और ये 12 है, और ऑक्सीजन का 16 और ये 6 है। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 mu का मास इसका आएगा। सोडियम सल्फेट इसी तरह से 23 गुना 2 प्लस 16 गुना 4 64, तो 46, 16 और 64, यानी कि 6 4 10, 6 16, 4 1 5, 6 11, 1 12, 126 यूनिट मास हुआ सोडियम सल्फेट का। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट आप लिखेंगे तो कैल्शियम का मास 40 होता है, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 गुना 3 48, तो ये हमारा 40, 12 और 48, ये 100 यूनिट मास के बराबर हुआ। यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स हमारा है CO2, H2O, ग्लूकोज, सोडियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमारे प्रकृति में आप देखते हैं पाया जाता है, तो इसके एक मॉलिक्यूल का द्रव्यमान कितना हुआ। तो यदि हम कहते हैं कि हाइड्रोजन H2O का द्रव्यमान मास 18 यूनिट मास है, तो इसका मतलब है कि H2O का एक मॉलिक्यूल कार्बन 12 के 12वें भाग से 18 गुना भारी है। CO2 कार्बन 12 के 12वें भाग से 44 गुना भारी है। तो यह एक रिलेटिव मास स्केल हम लोग यहां पर देखते हैं, जिसको हम लोग यूनिफाइड मास या AMU का मास कहते थे पहले, अब हम लोग U में कहते हैं। U में चेंज करने का रीजन यही है कि इस AMU में केवल लगता है कि एटम का ही मास है, लेकिन ये मॉलिक्यूल के लिए भी सही है, आयंस के लिए भी सही है, इन सभी के लिए, इसलिए हम लोग U कहते हैं यूनिफाइड मास से। आज का हमारा टॉपिक है कि रिलेशन बिटवीन U एंड ग्राम। रिलेशन बिटवीन U और AMU एंड ग्राम। हम साधारणतया जो भी चीज का मास लेते हैं, मास के लिए यूनिट हमारा किलोग्राम है, और किलोग्राम की छोटी इकाई जो ग्राम है वो हम लोग साधारण तौर पे प्रयोग करते हैं, और U जो है एक रिलेटिव स्केल है। लेकिन यदि दोनों में कन्वर्शन नहीं हुआ, यूनिट का एक दूसरे में परिवर्तन नहीं हम लोग कर सकेंगे, तो फिर ये बात कुछ अच्छी नहीं रहेगी। तो हम लोग इसको U और ग्राम का कन्वर्शन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि 1 AMU या 1 U कितने ग्राम के बराबर होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये 1.660 to 56 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर है। यदि दशमलव के 2 अंक तक आप इसको याद रखेंगे तो यह मास 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स में ये डेटा लिखा हुआ है। अब ये इतना छोटा सा मास, ये किस चीज का मास है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो पदार्थ है, जो मैटर है, उस मैटर को बनाने का जो चार्ज पार्टिकल है वह पार्टिकल प्रोटॉन है। तो सबसे छोटा मास वाला कोई यूनिट है, कोई इकाई है, तो वह प्रोटॉन का मास है। तो यह उसी प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर है। यहां पर मैं लगभग बराबर का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि इसको बाद में एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी आने के बाद इसमें थोड़ा सुधार हुआ है। तो जैसे आप जानते हैं कि ये जो हमारा एटम है, इस एटम का एक न्यूक्लियस होता है और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स है। तो शुरुआत में इस इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा हुई थी। उन्होंने इसको एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल बताया, और इस पार्टिकल का मास, जो कि बहुत कठिन था निकालना, और इसको उन्होंने 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम के बराबर निकाल के बताया। लेकिन बाद में ये आया कि यह जो इलेक्ट्रॉन का मास है ये वेव के जैसा है। यह मास कोई फिक्स्ड मास नहीं है, यह वेव के जैसा है। इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल का नेचर
और वेव का नेचर भी है। ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर। और इसके न्यूक्लियस में क्या है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, और इस प्रोटॉन को हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन ये भी निकाला गया, तो ये पता चला कि ये हमारा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के आसपास है। थोड़ा सा ये डेटा बढ़ा घटा देख सकते हैं कहीं पे। तो इसी मास को, इसी प्रोटॉन के मास को 1 AMU का मास लिया गया। तो ये जो कन्वर्सन फैक्टर है, इसको आपको अभी ध्यान रखना पड़ेगा प्रिलिमिनरी स्टेज में, कि ये हमारा 1 AMU इतना के बराबर हुआ। अब हम दूसरा प्रश्न यहां पर पूछते हैं आपको, कि यदि 1 AMU इतना ग्राम के बराबर है, जो कि प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर है, तो हमारा 1 ग्राम में कितना AMU है, AMU कितना होगा या U कितना होगा। तो आप कहेंगे कि सर इसको हम लोग 1 से डिवाइड कर देंगे, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 को, ये आप कहेंगे कि हम डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवीजन आपने कभी किया हो या नहीं किया हो तो करके देखिए। ये 10⁻24 ऊपर चला गया, नीचे हो गया 1.66056, यानी कि 10 गुना 10⁻23 1.66056 ये हो गया। अब कभी आपने इसका भाग किया हो या नहीं किया हो तो इसको करके देखना है एग्जैक्टली ये कितना हो रहा है। तो ये इतना यूनिट मास हुआ, और इसको आप भाग करेंगे तो यह वैल्यू 0.622, कुछ और भी नंबर आगे आएगा, मैं दशमलव के 3 अंक तक लिख रहा हूं यहां पर, इतना यूनिट मास के बराबर हुआ। यानी कि 1 ग्राम में, कोई पूछे कि 1 ग्राम में कितना प्रोटॉन होगा या कितना यूनिट मास होगा, तो यह वैल्यू आता है 6.022 गुना 10⁻23 का। अब लगता होगा आपको कि ये नंबर तो हमने पहले कहीं देखा है, और पहले कहीं आपने इसको पढ़ा भी होगा कि 6.023 गुना 10⁻23 का जो नंबर है, ये एवोगाड्रो नंबर कहलाता है, या इसी को हम लोग मोल नंबर भी कहते हैं। तो अब आप धीरे धीरे मोल के बारे में आप कुछ समझ सकेंगे कि ये मोल क्या है। तो मोल का जो ये नंबर आ रहा है, यह नंबर एक्चुअली ग्राम के यूनिट का कन्वर्शन फैक्टर हुआ। अब आप देखिए, सोचिए कि 1 ग्राम कितना छोटा मास हुआ। आप एक बाजार में एक मिर्च भी यदि लेंगे तो उस मिर्च का भी वजन लगभग 1 ग्राम के आसपास हो जाएगा, या थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाएगा। आप एक बड़ी इलायची का दाना ले लीजिए, उसका मास लगभग 1 ग्राम होगा, और उस 1 ग्राम के मास में यदि हम कहें कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो प्रोटॉन की संख्या 6.022 गुना 10⁻23 है। अब ये जो ये नंबर का तो कोई सिग्निफिकेंस ऐसा नहीं है, ये तो डिवाइड करके आया है, लेकिन ये जो 10 पर पावर 23 है, यदि आप यहां पर 1 के ऊपर 23 जीरो देंगे तो आपने जो काउंटिंग सीखी होगी वो काउंटिंग भी आपकी समाप्त हो जाएगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, संख, महासंख, पदुम करते करते भी आपकी संख्या, जितने भी आपने गिनती सीखी होगी, वो सारी गिनती समाप्त हो जाएगी, और तब भी ये आपका पूरा नहीं होगा। इसका मतलब हमारा जो एटम है, हमारा जो परमाणु है, वह परमाणु अत्यंत सूक्ष्म है, वो बहुत छोटा है। एक दूसरा उदाहरण भी हम आपको बताते हैं। यदि इस संख्या के बराबर आप बालू के कण पूरे भागलपुर शहर के ऊपर डाल दीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस संख्या के बराबर बालू के कण यदि पूरे भागलपुर शहर पे डाल दिया जाए, तो पूरे शहर में सबौर से लेकर नाथनगर तक 5 फीट ऊंचा बालू का लेयर लग जाएगा, केवल सड़क पर नहीं बल्कि अगल बगल भी। तो ये संख्या बहुत बड़ी संख्या है। ये संख्या कितनी बड़ी है, इसकी कल्पना जरूर करनी चाहिए कि मान लीजिए कभी आपको इतना पैसा आ जाए,
आप एक कैलकुलेशन करके देखिएगा घर में कि सपोज करिए यू आर गेटिंग दिस मच मनी 6.022 गुना 10 टू द पावर 23 रुपए आपके पास आ गए। इतने रुपए कभी आएंगे नहीं, लेकिन मान लीजिए ऐसा हो जाए, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। और यदि आप प्रतिदिन 10 लाख रुपए खर्च करें, एवरी डे आप 10 लाख रुपए खर्च करें, तो आपको कितना दिन लगेगा, हाउ मेनी डेज you need to spend this much money? ये कैलकुलेशन एक बार सभी लोग आप जरूर करके देखिएगा, तो आपको जो नंबर आएगा वह नंबर पृथ्वी के का जो उम्र है, एज है 7 इंटू 10 टू द पावर 9 ईयर्स, करीब 7 अरब साल, उससे भी ज्यादा होगा। मतलब धरती जितनी पुरानी है उतने समय में भी आप इस पैसे को खर्च नहीं कर पाएंगे। तो ये जो नंबर है ये काफी बड़ा नंबर है। एक दूसरा, हमारा जो एटम है वो काफी छोटा है। इस आइडिया को बताने के लिए मैंने इस नंबर को डिराइव करना आपको बताया। अब हम लोग इस U और G का कैसे कोरिलेशन समझते हैं। जैसे पहले हमने बताया कि हाइड्रोजन का जो मास है, एक एटम का मास, वो 1.008 U है, ये हमने आपको बताया। इसी तरह से सोडियम का मास, एक एटम का मास 23 यूनिट मास है। अब हम इसके जगह पर, या सिल्वर 107.85 है, इसके जगह पर हम यहां पे लिखते हैं कि हाइड्रोजन हमने 1.008 ग्राम ले लिया। कितना लिया? हाइड्रोजन 1.008 ग्राम। तो इस 1.008 ग्राम में हाइड्रोजन एटम की संख्या क्या होगी? तो हाइड्रोजन एटम की संख्या आप कह सकते हैं कि 6.022 गुना 10 टू द पावर 23 क्या होगा? चूंकि यहां पर 1 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या 6.022 गुना 10 टू द पावर 23 है। यह ग्राम और यूनिट का कन्वर्शन फैक्टर है। तो इसी तरह से सोडियम यदि हम 23 ग्राम लेते हैं, तो सोडियम का 23 ग्राम में सोडियम की संख्या क्या होगी? तो यहां भी संख्या यही होगी, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सिल्वर यदि हम 107.85 ग्राम लेते हैं, तो इसमें भी संख्या यही होगी। वाटर का मॉलिक्यूल यदि हम 18 ग्राम लेते हैं, तो उसमें भी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी वो सेम होगी। ग्लूकोज का 180 ग्राम लेते हैं, तो यहां भी संख्या सेम होगी। और अमोनिया का 17 ग्राम लेते हैं, तो यहां भी संख्या सेम होगी, यानी इस नंबर के बराबर होगा। तो यह जो नंबर है, यह नंबर एक सिग्निफिकेंट नंबर हो गया। जैसे हम कहते हैं कि 1 दर्जन 12 का है, 1 सैकड़ा 100 का है, 1 गाही पहले यूनिट होता था 5 का होता था। अब सपोज करिए कि आपने 1 दर्जन कहीं पर आम खरीदा, 1 दर्जन आपने केले खरीदे, 1 दर्जन आपने संतरे खरीदे, तो क्या सबका मास एक जैसा होगा? नहीं होगा, सबका मास डिफरेंट होगा। उसी तरह से यदि हमारा 6.022 गुना 10 पर पावर 23 एटम हाइड्रोजन का है, तो उसका मास 1.008 ग्राम है। और सोडियम का 23 ग्राम लेंगे तो इतना संख्या लेंगे तो मास उसका 23 ग्राम हो जाएगा। इसी तरह से सिल्वर की यदि यही संख्या लेंगे तो यह हो जाएगा 107.85 ग्राम। और वाटर का मॉलिक्यूल यदि हम लोग इतनी संख्या में लेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो यह 18 ग्राम होगा। तो इस संख्या को हम लोग 1 मोल कहते हैं। क्या कहेंगे? 1 मोल। ये ध्यान रखने का है कि यहां पर हमने मोल को बताया कि 1 मोल क्या हुआ, तो यह संख्या के बराबर हुआ। और इसी तरह से अब हम मोल का डिफिनीशन करते हैं कि मोल क्या है। कहता है इट इज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस present by amount of substance contained in
as many particles as contained in 12 ग्राम ऑफ, ध्यान दीजिए 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 को हमने रिफरेंस एटम माना है और इस रिफरेंस एटम का मास आपने लिया था, एक एटम का मास 12.00 ग्राम यू। और यदि इसी यू को हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो कार्बन 12 के एटम की संख्या क्या हो जाएगी? तो 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर हो जाएगी और यही संख्या मोल की संख्या कहलाती है। तो हमको लगता है कि आपने मोल का जो नंबर है इस नंबर को समझा और यह सिंपल है। जैसे आप सीधा सा समझ सकते हैं कि 1 दर्जन 12 का है, वैसे ही 1 मोल इस संख्या के बराबर है। और इस संख्या के मास को यदि हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो इसी को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। या यदि हम लोग मॉलिक्यूल के लिए लिखेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और अभी हम लोग ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास को छोड़ करके सभी चीजों को 1 मोल के बराबर लिखते हैं। तो ये सारी चीजें 1 मोल के बराबर हुई। अब इस मोल कॉन्सेप्ट की आवश्यकता क्यों है? तो हमारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है और कोई नया कंपाउंड बनता है, तो वहां रिएक्शन उसी छोटे मॉलिक्यूलर या एटॉमिक लेवल पर होता है। तो वहां रिएक्शन संख्या के हिसाब से होता है। तो हमको इसीलिए मास के हिसाब से नहीं बल्कि संख्या के हिसाब से होती है। तो हम कहते हैं कि 1 मोल कोई सब्सटेंस किसी दूसरे के 1 मोल के साथ कंबाइन करेगा या 2 मोल के साथ कंबाइन करेगा, 3 मोल के साथ कंबाइन करेगा, या 2 मोल कोई एक सब्सटेंस ए 3 मोल किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ कंबाइन करेगा। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल है, जो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपने सीखा होगा, उस रिएक्शन बैलेंस करने में जो हम मॉलिक्यूल्स के पहले जो प्रीफिक्स लगाते हैं 1 का 2 का 3 का बैलेंस करने के लिए, उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमको पता चलता है कि हमारा ए सब्सटेंस ए का कितना मोल या कितनी संख्या में एटम या मॉलिक्यूल बी के कितने संख्या में एटम या मॉलिक्यूल से कंबाइन करता है। तो इसलिए मोल कॉन्सेप्ट, यदि केमिस्ट्री में रिएक्शंस को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, तो हमको मोल कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझना होगा। तो आज के दिन के क्लास के लिए इतना काफी है जहां आपने मोल के बारे में समझा है। और इस नंबर को हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। तो ये एवोगाड्रो नंबर क्यों कहलाता है, इसकी भी चर्चा हम लोग आगे के क्लास में करेंगे और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स के द्वारा हम इस चैप्टर को आगे बढ़ा सकते हैं। और एनसीईआरटी के बुक्स को, क्लास 11 के एनसीईआरटी बुक्स को आप सभी लोग, इवन इफ यू आर इन द ऑनर्स क्लास, आपकी इच्छा होगी ऑनर्स में पढ़ने की, तब भी एनसीईआरटी के पहले चैप्टर को आप ठीक से जरूर पढ़ें। थैंक यू।